गोविंद गुरु महाविद्यालय में अध्ययनरत तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। छात्रों, आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत कृषि के टॉपिक में हरित क्रांति की बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने भारत के कृषि प्रदेशों का अध्ययन किया था। अब हम हरित क्रांति और उसकी विशेषताएं, उसके प्रभाव, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव के बारे में बात करेंगे। साथ ही हमें ये देखना है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब, कैसे, कहाँ से हुई और भारत की कृषि में इसका क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरित क्रांति। विश्व के प्रत्येक देश में अनुसंधान से वहाँ की जो परंपरागत कृषि है उसमें सुधार हुआ है। सन 1958 में कृषि विकास तेजी से करने के उद्देश्य से इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी नामक संस्था स्थापित हुई। इसके प्रयास से उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग करने शुरू हुए और इस वजह से गेहूं के उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। इस आशातीत वृद्धि को अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गोर्ड ने हरित क्रांति की शुरुआत कहा। 1960 से 70 के दशक के मध्य मेक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने संस्करण द्वारा गेहूं की नवीन अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की और इसकी वजह से गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कई गुना बढ़ा। गेहूं के उत्पादन देश के विभिन्न भागों में बढ़ाने हेतु नई प्रजातियां वितरित हुई। धान के क्षेत्र में भी नई प्रजातियां विकसित हुई और इनसे खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा और भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने लगे। इसका श्रेय भारत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को दिया जाता है और इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहा गया है। अब 1960 में एक कार्यक्रम हुआ था, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ऋण, बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि उपलब्ध करवाना था। इसे शुरुआत में 7 जिलों में शुरू किया गया। गेहूं उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च किस्म के बीजों के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई और इसी तीव्र उत्पादन को हरित क्रांति का नाम दिया गया। भारत में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंचे उपज वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों व नवीन तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप हुई। अर्थात हरित क्रांति क्यों हुई? यह हरित क्रांति की वजह से जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई उसका जो मुख्य कारण था वो था उत्तम बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों और नवीन तकनीकी का प्रयोग करना। और इसकी वजह से खाद्यान्न के उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की। भारत के राज्यों जैसे पंजाब, पश्चिमी यूपी, हरियाणा में गेहूं के उत्पादन में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ने धान के उत्पादन में बहुत तेजी से विकास किया और कई गुना वृद्धि हुई। तो ये थी हरित क्रांति के बारे में। और कृषि वैज्ञानिक प्रथम हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन को बताया गया है। अब हम बात करेंगे कुछ सामान्य बातों की। जैसे हरित क्रांति की हम बात कर रहे हैं तो हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम कहा गया। HYVP हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम सर्वप्रथम 1966 से 67 में पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। इससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। डॉक्टर विलियम गोर्ड ने
हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले प्रयोग करने वाले विलियम गोड थे। गेहूं की जो किस्म विकसित की गई उसकी क्या विशेषताएं थी? पारंपरिक किस्मों से अधिक उत्पादकता थी, मौसम परिवर्तन से कम प्रभावित होती थी, शीघ्र तैयार हो जाती थी और उर्वरकों के साथ अनुकूल प्रतिक्रिया दर्शाती थी। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभावों के कारण ही इस कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व विकास की द्योतक मानी जाती है। 1960 के बाद का समय कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी समय नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग और उनके सहयोगियों ने मेक्सिको में गेहूं की अधिक उपज देने वाली फसलों का विकास किया और फलस्वरूप मेक्सिको में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज 5000 किलो से बढ़कर 6000 किलोग्राम हो गई। इस प्रकार बोरलॉग महोदय को विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता माना गया। चावल के उत्पादन में हरित क्रांति तब आई जब फिलीपींस में मनीला में चावल शोध संस्थान की स्थापना हुई। विलियम गोड 1968 हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले थे। इसके बाद कुछ विद्वान हरित क्रांति को विकासशील देशों में कृषि के विस्तृत रूपांतरण को बताने के संदर्भ में करते हैं। उनके अनुसार खाद्यान्नों की कमी, कुपोषण और अल्प पोषण की समस्या को काफ़ी हद तक हल किया गया है और कृषि विकास में आने वाली रुकावटों को दूर किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं। भारत में 1966 से खरीफ मौसम में नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम कहा गया। मैंने पहले भी बताया था 1967-68 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 66-67 की तुलना में 25% वृद्धि हुई और यह वृद्धि पिछले 16 वर्षों में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा तीव्र वृद्धि थी। अधिक वृद्धि होना वास्तव में एक क्रांति के समान था और इसे हरित क्रांति नाम दिया गया। हरित क्रांति से अभिप्राय ये हम बता सकते हैं कि कृषि की उपज में अत्यधिक वृद्धि करना और लंबी अवधि तक कृषि उपज के उस उच्च स्तर को बनाए रखना, ये हरित क्रांति का उद्देश्य था, उसका प्रभाव था। अब हम बात करते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव की। ये कुछ शॉर्ट में मैंने बिंदु निकाले हैं। गहन कृषि उत्पादन प्रणाली का विकास हुआ, खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और खाद्यान्न क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि इसकी वजह से भारत आत्मनिर्भर हुआ, क्योंकि इससे पूर्व भारत खाद्यान्नों के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर रहा था। अब उसने आयात करना बंद कर दिया और खुद आत्मनिर्भर हो गया। जीवन निर्वाह कृषि स्वरूप से व्यापारिक और बाजारोन्मुख कृषि स्वरूप का विकास हुआ। पहले हमें आवश्यकता जितना उत्पादन के उद्देश्य से उत्पादन करते थे, लेकिन अब किसान व्यापार के उद्देश्य से, बाजार में बेचने के उद्देश्य से कृषि करने लगा। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा, जिससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े। कृषि एवं उद्योग के जो आपसी संबंध थे उसमें मजबूती आई। ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। तो ये हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव हैं। कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, हानिकारक प्रभाव भी हैं। वो क्या है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। आय की असमानता, इसमें क्या हो गया, जो किसान बड़े थे, सक्षम थे, वो तो अपनी आय और बढ़ा चुके हैं, लेकिन जो छोटे किसान थे वो इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए।
हरित क्रांति का प्रभाव केवल कुछ ही खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तक सीमित रहा। अन्य व्यापारिक फसलों को इसका लाभ नहीं मिला। इवन ये हम कह सकते हैं कि खाद्यान्नों में भी गेहूं को अधिक लाभ मिला, अन्य फसलों को इतना लाभ नहीं मिल पाया। नई मशीनों के प्रयोग से परंपरागत कृषि औजार बनाने वाले जैसे बढ़ई, लोहार, ये सब बेरोजगार हो गए, क्योंकि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और लोग गांव छोड़कर शहर जाने को मजबूर होने लगे। शहरीकरण बढ़ने लगा। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग होने से उत्पादकता तो बढ़ी, लेकिन साथ ही जल, वायु और मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई और साथ ही मृदा उर्वरकता का ह्रास अधिक हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपके नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती। अगर हम हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं कुछ बिंदुओं में दर्शाना चाहें तो आप ये बिंदु बता सकते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं या जो हरित क्रांति हुई वो किस वजह से हुई, तो आप बताएंगे अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग हुआ, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई क्षेत्र में विस्तार होने से, कीटनाशक औषधियों का प्रयोग होने लगा, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, बहुफसल, एक ही खेत से साल भर में एक से अधिक फसलें उत्पन्न करना, किसानों को अपने कृषि यंत्र, बीज, खाद आदि खरीदने हेतु सरकार की तरफ से ऋण सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। मृदा का परीक्षण होने लगा ताकि ये पता चल सके कि किस मृदा में किन तत्वों की कमी है और किस उर्वरक की उसे आवश्यकता है। भू संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए। ग्रामीण विद्युतीकरण, बिक्री संबंधी सुविधाएं, पहले किसान मंडी में अनियंत्रित मंडियों में अपना माल बेचता था, लेकिन बिक्री संबंधी सुविधाओं से नियंत्रित मंडियां स्थापित होने लगी और सरकार द्वारा फसल की कीमतों का निर्धारण हुआ और न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित किए गए ताकि किसान अपना शोषण कराने से बचे। कुछ प्रभाव हरित क्रांति के अभी हमने सकारात्मक प्रभाव देखे थे, उसी में ये बिंदु आप बता सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ा, किसान समृद्ध हुए, खाद्यान्नों का आयात कम हुआ, पूंजीवादी खेती होने लगी, अर्थात जीवन यापन की बजाय पूंजीवादी खेती का प्रचलन बढ़ा, लाभ का पुनर्निवेश बढ़ा, उद्योग बढ़े, मूल्यों पर प्रभाव हुआ, ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव और किसानों की विचारधारा में परिवर्तन। दोष या समस्याएं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है, सीमित फसलें और सीमित प्रदेश, अर्थात इसका लाभ कुछ फसलों को और कुछ क्षेत्रों को मिला। क्षेत्रीय असमानता, जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति का लाभ मिला वे तो बहुत अधिक विकसित होने लग गए और जहां लाभ नहीं मिला वे और पिछड़ गए, तो ये असमानता बढ़ी। व्यक्तिगत विषमताएं बढ़ी, जो बड़े किसान थे वो तो संपन्न होने लगे, छोटे किसान इसका लाभ ना उठा पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने से लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर बढ़ने लगे और कृषि उत्पादन में वृद्धि जो दर है वो कम रही है। अब किस तरह से इस हरित क्रांति का जो लाभ हम उठाना चाहते हैं वो कैसे उठा सकें या कौन से प्रयास किए जाएं ताकि इसका हमें अच्छे से लाभ उठाने का मौका मिले। तो इसका जो क्षेत्र है ये व्यापक होना चाहिए। फसलों का क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, उसमें व्यापकता होनी चाहिए, अर्थात उस क्षेत्र का दायरा बढ़ना चाहिए। हर क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। बड़े किसानों के साथ साथ छोटे किसानों के लिए भी हरित क्रांति हेतु कुछ योजना होनी चाहिए ताकि वो भी उतना ही लाभ उठा सकें। एक फसल की बजाय बहुफसली प्रणाली विकसित होनी चाहिए। नवीन कृषि नीति में सुधार किया जाए, एकीकृत फार्म नीति बनाई जाए और संस्थागत सुधार किए जाएं। तो इन सभी प्रयासों को करके हम हमारे कृषि क्षेत्र में और अधिक फायदा उठा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, इस टॉपिक को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले टॉपिक में हम अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।